जमा वाई बराबर क्या है बच्चों 23। और दूसरा क्या है 4x माइनस वाई बराबर क्या है बच्चों 19। ये दो समीकरण हैं हमारे। तो हमें पता है दो समीकरण हल करने के लिए या तो हम गुणांक बराबर करते हैं, चाहे x के कर लें चाहे y के, और फिर इनको घटा देते हैं। एक एलिमिनेशन मेथड यही होता है जो विलोपन विधि कहलाती है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हमें ये दिख रहा है ये प्लस का एक है और y माइनस का एक, तो जोड़ देते हैं। y से y क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये हमें इजी लग रहा है, इससे ये कट जाएगा। 4 और 2 6 जोड़ रहे हैं, 9 3 12 42। x बराबर आ गया 42 बटा 6, 6 कम 6 सते x क्या आ गया बच्चों 7, x का मान आ गया 7। अब x का मान इस पहली समीकरण में रखें, ये पहली समीकरण थी, ये दूसरी। यहाँ पे हमने 1 और 2 को क्या किया है जोड़ दिया, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। अब x का मान 7 1 में रखने पर आप लिख लो x बराबर 7 1 में, समीकरण 1 में रखना बच्चों 2 गुना 7 प्लस y बराबर क्या है 23। 7 दूनी 14 प्लस y बराबर क्या होगा बच्चों 23। तो y बराबर 23 माइनस 14, तो y बराबर x का मान 7 आ गया और y का मान बच्चों 9। तो हमें क्या क्या निकालना है, y बटा x माइनस 2 निकालना है, और ये भी पूछा है 5y माइनस 2x का मान भी याद करना। देखो y की जगह क्या रख दें 5y माइनस 2x का मान निकाल, तो 5 गुना 2 गुना 7, 5 नहीं 45, 7 दूनी 14, घटा दो इसको, 5 में से 4 गया ये कितना आ गया 31। 5y माइनस 2x का मान क्या आ गया बच्चों 31। फिर किसका मान चाहिए y बटा x माइनस 2, y कितना आया था 9, x कितना है 7 और माइनस 2, एलसीएम ले लें 7। यस मैम। 9 माइनस 7 दूनी 14 माइनस 5 बटा 7, तो ये आपका आंसर आ गया -5। वो पार्ट है p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, ठीक है। ये हमें समीकरण युग्म दिए हैं, दो समीकरण दिए हैं, हमें ये बताना है कि p के किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। आप सबसे पहले a1 देखो क्या है 4 और b1 क्या है 3, c1 क्या है बच्चों 8, A2 क्या है 2, B2 क्या है 2, C2 क्या है 2, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन होती है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, जिसको आप अद्वितीय हल भी बोलते हैं, क्या बोलते हो अद्वितीय हल। क्या कंडीशन है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा A2, ये याद, ठीक है। तो A1 क्या है बच्चों 4 और A2 2 बराबर नहीं है P बटा 2 दूनी 4, तो इसको आधा गुना कर लो आप, ये 1 है, P बराबर नहीं है 4। तो आपको ये निकालना था कि P के किस मान के लिए इस समीकरण का अद्वितीय हल है। 4 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है, 4 को छोड़कर p की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, समझ गए बात। तो इसका आंसर हो गया p किसके बराबर नहीं है 4, ठीक है, क्लियर सभी को। बल्कि ये ऑप्शन से छोटा क्वेश्चन था, उस वाले से छोटा था, क्लियर हो गया सभी को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 21। आपको दिया है कि इस फिगर में DE समांतर है ABC के, DE पैरेलल है AB और ABC एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर किसी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ कर रखी है
तो यहाँ पर आपके पास बीपीटी थ्योरम लग जाएगी। कौन सी थ्योरम लग जाएगी? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसमें क्या होती थी वो कि एडी बटा डीसी, एडी बटा डीसी बराबर बी बटा डीसी। ठीक है, समझ लो बात। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ से शुरू करते हो तो इसके नीचे ये लिखना है और इसके नीचे। क्लियर? देखो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में बीई किसके समांतर है बच्चों? एबी। बीई किसके समांतर है? एबी। तो लिख लो बाय बीपीटी। बीपीटी होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम CD बटा DA, ऐसे लिख लेते हैं, CD बटा DA बराबर CE बटा EB। CE बटा EB। CD कितनी है? CD x प्लस 3। वेरी गुड। और DA कितनी है? 3x प्लस 3। और CE कितना है? x। और वो कितना है? 3x प्लस 4। ठीक है, अब आर पार गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और x का मान निकालो। करो, क्या बनेगा देखो, 3x की 2, पहले 3x की इसके साथ, प्लस 3x की 3 से साथ करो 9x, प्लस 4 के साथ करो 4x, प्लस 4 दिया 12। हो गई मल्टीप्लाई इधर बनेगी? यस मैम। बराबर इसकी करो, 3x की x से करो 3x की 2 प्लस 19, 3x की 2 से 3x की 2 कैंसिल, 9 4 13x जमा 12 बराबर क्या है बच्चों? 19x। क्लियर है सभी को? आप ध्यान से देखो, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको उस तरफ ले जाओ चाहे इसको इधर ले आओ, बात एक ही है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 12 बराबर 19x माइनस 13, तो 12 बराबर 6x, तो x बराबर 12 बटा 6 गुनी 12। x का मान क्या आ गया? 2। x की ही वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी। ठीक है, क्लियर? सभी को समझ में आया? यस मैम। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 22वां। वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस दीवार की लंबाई क्या कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस दीवार की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो बच्चों, ये सकेंद्रीय का मतलब ये है कि उनका केंद्र तो एक है, लेकिन उनकी त्रिज्याएं क्या है बच्चों? अलग। छोटे वाले की त्रिज्या तो कितनी है? 3 और बड़े की त्रिज्या कितनी है? 5। आपको बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को क्या करती है बच्चों? स्पर्श कर रही है, स्पर्श। और बड़े की जीवा। क्लियर है सभी को? ये केंद्र बिंदु, ये कौन सा बिंदु है? ये ओपी हो गया, इसको भी मिला दो, ये ओपी हो गया। ये 3 सेंटीमीटर और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ध्यान से देखो, केंद्र तो एक था, त्रिज्या अलग अलग है। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ये हमारी फिगर बन चुकी है। अब हमें इस जीवा AB की क्या ज्ञात करनी है? लंबाई। क्या ज्ञात करनी है? लंबाई। अब हमें ये पता है कि जो जीवा AB है वो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श। तो ये स्पर्श रेखा है, हमें पता है क्या है वो स्पर्श। हम यहाँ लिखेंगे आकृति
पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? बच्चा बता सकता है पाइथागोरस प्रमेय? हाँ सीमा बताएगी। हाँ, करण का स्क्वायर बराबर, फिर इसके बनना चाहते हैं